हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप अच्छे होंगे। मैं हूं मोहित शर्मा और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल द न्यूक्लियस ऑफ केमिस्ट्री। तो आज क्लास 10th केमिस्ट्री का जो चैप्टर नंबर 2 है हमारे पास एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट, उसका लेक्चर नंबर 14 है ये। और आज हम लोग अगेन बचे हुए जो कुछ सॉल्ट्स हैं उनके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। मैं आज कुछ इंपॉर्टेंट जो दो कंपाउंड्स हैं हमारे पास, जिसमें पहला है हमारे पास बेकिंग सोडा और दूसरा है हमारे पास वॉशिंग सोडा। इन दोनों कंपाउंड्स के बारे में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। इनका केमिकल फार्मूला क्या होता है, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन क्या है, यूजेस क्या हैं, ये सारी की सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी जो इसके रिगार्डिंग बोर्ड एग्जाम में आते हैं उनको भी हम लोग देखेंगे। और इसके बाद फिर एक लास्ट लेक्चर और आएगा, लेक्चर नंबर 15, जिसमें मैं आपको जो बाकी का बचा हुआ कॉन्सेप्ट है यानी कि प्लास्टर ऑफ पेरिस और वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, ये आगे आने वाले यानी लेक्चर नंबर 15 में मैं आपको कवर करा दूंगा। और इस तरीके से ये जो आपका चैप्टर है हमारे पास, चैप्टर नंबर 2 एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट, इसका थ्योरेटिकल पोर्शन जो है वो फिनिश हो जाएगा हमारा, यानी चैप्टर नंबर 2 भी हमारा कंप्लीट हो जाएगा। ओके, तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर और देखते हैं बेकिंग सोडा। तो बेकिंग सोडा क्या होता है हमारे पास। देखिए, घर में हम लोग जो है अपने घरों पे डो बनाने के लिए, जैसे घर पे आपके कभी छोले भटूरे बनते होंगे तो आप अपनी मदर से पूछेंगे तो वो बताते हैं आपको कि जो डो तैयार किया जाता है उसके अंदर बेकिंग सोडा मिलाया जाता है। या फिर घर पे कभी कभार क्या होता है, कई लोगों के घरों में क्या होता है, जो हमारे पास बेकिंग सोडा है, बेकिंग सोडा के सब्स्टिट्यूट के रूप में हम लोग दही का इस्तेमाल करते हैं। तो बेकिंग सोडा का बेसिकली मतलब क्या है, बेकिंग सोडा का इस्तेमाल क्यों किया जाता है, वो भी आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। बेकिंग सोडा, अब बेकिंग सोडा एक कॉमन नेम है। अब ये है हमारे पास सोडियम, हाइड्रोजन और CO3 को क्या बोलते हैं, कार्बोनेट। तो यहाँ से इसका केमिकल नेम क्या आ जाएगा, केमिकल नेम आ जाएगा बेकिंग सोडा का हमारे पास सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो बेकिंग सोडा केमिकल फॉर्मूला क्या है इसका, NaHCO3, जबकि इसका केमिकल नेम क्या हो जाएगा हमारे पास, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये इसको बोलते हैं। अब आता है हमारे पास मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, किसको तैयार कैसे किया जाता है, इसको प्रिपेयर कैसे किया जाता है। तो देखिए, NaCl के एक्वस सॉल्यूशन के अंदर NaCl का एक एक्वस सॉल्यूशन लिया जाएगा। तो NaCl के एक्वस सॉल्यूशन का मतलब क्या हो गया, NaCl प्लस वाटर। अब इस NaCl के एक्वस सॉल्यूशन के अंदर हमारी अमोनिया गैस और कार्बन डाइऑक्साइड गैस, जब इन दोनों गैसेस को आप पास कराएंगे तो क्या होगा, हमारे पास एक कंपाउंड बन के आएगा जिसको हम लोग बोलेंगे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। और ये जो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट हमको मिला है, इसी को हम लोग किसके नाम से जानते हैं, बेकिंग सोडा के नाम से जानते हैं। एक और कंपाउंड मिलेगा अमोनियम क्लोराइड, ये साइड प्रोडक्ट होगा जिसका अलग किसी प्रोसेस के अंदर इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन हमको जो कंपाउंड चाहिए वो कंपाउंड क्या हो गया हमारे पास, NaHCO3 बेकिंग सोडा, ये हमको मिल जाता है। बाकी जो अमोनियम क्लोराइड बना हुआ है इसको सेपरेशन टेक्निक से अलग कर दिया जाता है ताकि अपने को प्योर कंडीशन में क्या मिल सके, बेकिंग सोडा। और इसको एक्सट्रैक्ट करने के बाद फिर फिल करके मार्केट में पैक कर दिया जाता है। चलिए, तो ये है हमारे पास मेथड ऑफ प्रिपरेशन। अब एक क्वेश्चन आता है, बड़ा एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम के अंदर, आपसे पूछा जाता है व्हेन वी ऐड बेकिंग सोडा इन ए डो ऑफ व्हीट फ्लोर या फिर कॉर्न फ्लोर। अगर हम जो बेकिंग सोडा है उसको व्हीट फ्लोर या कॉर्न फ्लोर के आटे के अंदर या डो के अंदर हम लोग मिक्स करते हैं तो क्या काम करता है ये जो व्हीट फ्लोर या फिर कॉर्न फ्लोर का जो डो है ये इसको स्पॉन्जी और फ्लफ़ी बना देता है। आपसे पूछा गया है कि ऐसा कैसे होता है। आप जो मार्केट से ब्रेड परचेज़ करके लेके आते हैं तो उसके अंदर जो मैदा होता है, मैदा का जब डो तैयार किया जाता है उसके अंदर बेकिंग पाउडर या फिर बेकिंग सोडा को मिक्स किया जाता है। बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा ऐसा क्या करता है जिसकी वजह से जो डो है उसका साइज़ नॉर्मल साइज़ से काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है, वो एक्सपैंड हो जाता है और वो फ्लफ़ी और उसके अंदर स्पॉन्जी नेचर आ जाता है। उसकी वजह क्या होती है, क्यों बेकिंग सोडा ऐड किया जा रहा है, ये रीज़न आपसे पूछा गया है। तो देखिए, इसका रीज़न जानने की कोशिश करते हैं हम लोग। जब भी आप सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या बेकिंग सोडा को ऐड करते हो डो के अंदर और फिर जब उस डो को हल्का सा हीट किया जाता है, जैसे ही गर्म किया जाता है, तो होता क्या है, ये जो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है ये कन्वर्ट होता है हमारा सोडियम कार्बोनेट के अंदर। सोडियम कार्बोनेट के अंदर कन्वर्ट होता है, वाटर वेपर्स रिलीज होती हैं और साथ में एक और गैस रिलीज होती है जिसको हम लोग बोलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अब ये डो के अंदर जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होगी तो गैस, पता है आपको कि गैस के अंदर टेंडेंसी क्या होती है कि गैस प्रेशर अप्लाई करती है। जब डो के अंदर ये गैस
रिलीज़ होगी तो क्या होगा, डो के अंदर प्रेशर जनरेट करेगी, प्रेशर अप्लाई करेगी बाहर रिलीज़ होने के लिए, और उस प्रेशर की वजह से जो डो है उसका साइज़ क्या होगा, बढ़ जाएगा। और डो का साइज़ बढ़ने को ही हम लोग क्या बोलते हैं कि उसके अंदर कौन सा कैरेक्टर जनरेट हो जाएगा, स्पॉन्जी नेचर या फिर फ्लफी नेचर जनरेट हो जाएगा। तो आपसे अगर ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो हमारा बेकिंग सोडा है उसको हम लोग जो कॉर्न फ्लोर है या व्हीट फ्लोर है उसके अंदर ऐड क्यों करते हैं, जिसकी वजह से आपका जो नेचर है डो का वो फ्लफी या फिर स्पॉन्जी हो जाए, उसकी वजह क्या है, जब आप बेकिंग सोडा को ऐड करते हैं उस डो को अगर हीट किया जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस मेन रूप से रिलीज होती है, और ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस ही रिस्पॉन्सिबल है उस डो को स्पॉन्जी नेचर प्रोवाइड कराने के लिए या फिर फ्लफी नेचर प्रोवाइड कराने के लिए। कौन सी गैस जिम्मेदार है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस जिम्मेदार है। ओके, आई होप क्लियर हुआ होगा आपको। अब आते हैं नेक्स्ट इसके यूजेस के बारे में। तो हमारे जो बेकिंग सोडा है उसका इस्तेमाल कहाँ होता है, आप समझ ही गए होंगे सबसे ज़्यादा इस्तेमाल कहाँ होता है, बेकरी में, बेकरी इंडस्ट्री के अंदर इसका इस्तेमाल होता है। क्योंकि बेकरी के अंदर हम लोगों को जो भी चीज़ें आप इस्तेमाल करते हैं, चाहे आप वो ब्रेड इस्तेमाल कर रहे हैं या फिर आप जो बंद आते हैं हमारे पास वो इस्तेमाल करते हैं, है ना, या फिर पाव भाजी के अंदर जो आप जो चीज़ इस्तेमाल करते हो जिसको हम लोग बोलते हैं पाव बोलते हैं, पाव इस्तेमाल करते हैं, उन सब के अंदर जो बेसिकली डो तैयार किया जाता है वो बेकिंग सोडा को डाल के ही तैयार किया जाता है, ताकि जो आपका फ्लफ़ी नेचर है और जो स्पॉन्जी नेचर है उसको पाया जा सके। और इस स्पॉन्जी नेचर की वजह से ही आप जो मार्केट से पाव खरीद के लेके आते हैं या फिर बन खरीद के लेके आते हैं या फिर जो ब्रेड खरीद के लेके आते हैं उसके अंदर वो स्पॉन्जी नेचर और फ्लफ़ी नेचर आपको देखने को मिलता है। नेक्स्ट है इसके बाद इसका इस्तेमाल फायर एक्सटिंग्विशर में भी किया जाता है। तो फायर एक्सटिंग्विशर में क्यों इस्तेमाल किया जाता है, आप देख रहे होंगे यहाँ पर कि कौन सी गैस रिलीज़ हो रही है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज़ हो रही है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस को टेस्ट करने का तरीका याद कीजिए, मैंने आपको बताया था कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस को अगर मुझे आइडेंटिफाई करना है कि यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज़ हो रही है या फिर नहीं हो रही है, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस जहाँ पर रिलीज़ हो रही है वहाँ पर अगर मैं कोई भी चीज़, बर्निंग मैच स्टिक या फिर बर्निंग इंसेंस स्टिक, कोई भी चीज़ या बर्निंग पेपर उसके करीब लेके आऊँगा तो क्या होगा, जो फायर है वो एक्सटिंग्विश हो जाएगी, बुझ जाएगी। यानी कार्बन डाइऑक्साइड की गैस का नेचर ही ये है कि ये फायर को एक्सटिंग्विश करने का काम करती है, आग को बुझाने का काम करती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्योंकि यहाँ पर रिलीज़ हो रही है NaHCO3 यानी बेकिंग सोडा को गर्म करने पर, और ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्योंकि फायर को एक्सटिंग्विश करने का काम करती है, इसलिए इस पर्टिकुलर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या फिर बेकिंग सोडा का इस्तेमाल जो है वो फायर एक्सटिंग्विशर्स में भी किया जाता है। और क्योंकि आपको पता है कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या फिर बेकिंग सोडा एक माइल्ड बेस है, तो इसका इस्तेमाल एंटासिड के रूप में भी किया जाता है। आपने इस चैप्टर की शुरुआत में ही NCERT के अंदर पढ़ा होगा कि जब भी हमें हनी बी स्टिंग लग जाता है या रेड आंट हमें बाइट कर लेती है तो वो हमारी बॉडी के अंदर, स्किन के अंदर हमारे पास जो है वो फॉर्मिक एसिड या फिर मैथेनोइक एसिड क्या करती है, जो है इंजेक्ट करा देती है बॉडी के अंदर, जिसकी वजह से क्या होता है, वो जो पोर्शन है हमारा वो स्वेल अप हो जाता है और वहाँ पर इरिटेशन स्टार्ट हो जाती है। इस इरिटेशन को ख़त्म करने के लिए हम क्या काम करते हैं, एक माइल्ड बेस लगाना पड़ता है, और घर में वो माइल्ड बेस कौन सा है, वो है हमारा बेकिंग सोडा। तो बेकिंग सोडा का इस्तेमाल माइल्ड बेस के रूप में, क्योंकि ये माइल्ड बेस है तो इसका इस्तेमाल एंटासिड्स के रूप में भी किया जाता है, या फिर घर में कभी भी हमको कोई हनी बी स्टिंग लग जाए या फिर रेड आंट बाइट कर ले तो उस कंडीशन में भी जो सबसे फर्स्ट रेमेडी हमारी वो बेकिंग सोडा है, उसको रब कर लेंगे अगर स्किन पर, तो क्या होगा, हमें काफ़ी हद तक रिलीफ मिल जाता है, इरिटेशन हमारी काफ़ी हद तक ख़त्म हो जाती है। इसमें हम इसका इस्तेमाल करते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास कंपाउंड है वॉशिंग सोडा। ठीक है, तो अगला कंपाउंड है हमारे पास वॉशिंग सोडा। देखते हैं फॉर्मूला क्या है वॉशिंग सोडा का। तो वॉशिंग सोडा हमारे पास कॉमन नेम है, इसका केमिकल फॉर्मूला है हमारे पास Na2CO3.10H2O। Na2CO3.10H2O। अब Na2CO3 का मतलब क्या हो गया, ये हो गया सोडियम, ये हो गया कार्बोनेट, यानी आप समझ गए होंगे कि Na2CO3 को क्या बोलेंगे हम लोग, सोडियम कार्बोनेट बोलेंगे। अब H2O को, जब H2O किसी पर्टिकुलर कंपाउंड के साथ में अटैच होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं हाइड्रेट। क्या बोलते हैं, हाइड्रेट, नाम याद रखिएगा। तो यहाँ पर H2O क्योंकि सोडियम कार्बोनेट के साथ में ऐड है, इसका मतलब हम लोग उसको क्या बोलेंगे, सोडियम कार्बोनेट हाइड्रेट। लेकिन अब ये हाइड्रेट है कितने, जरा काउंट कीजिए, साफ साफ दिखाई दे रहा है यहाँ पर 10 लिखा हुआ है यहाँ पर नंबर, तो इसका मतलब ये हो गया कि हाइड्रेट हमारे पास 10 है, और 10 को हम लोग जो वर्ड देते हैं, जो रूट वर्ड देते हैं, इसका मतलब होता है डेका। 10 को क्या बोला जाता है, डेका।
जब IUPAC नॉमेनक्लेचर आप पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 4 में, तो वहाँ पर आपको और अच्छी तरीके से इसमें समझाया जाएगा। अभी आप समझ लीजिए, हमारे पास अगर 2 होता है तो उसको डाई बोलते हैं, 3 होता है तो ट्राई बोलते हैं, 4 होता है तो टेट्रा बोलते हैं। सिमिलरली अगर 10 लिखा हुआ है तो उसको डेका बोला जाता है। तो नाम क्या हो जाएगा हमारे पास, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। डेका किसके लिए इस्तेमाल किया हम लोगों ने, 10 के लिए इस्तेमाल किया है। और हाइड्रेट का क्या मतलब हो गया, वाटर मॉलिक्यूल, यानी हमारा जो वॉशिंग सोडा है उसका नेम क्या आ जाएगा हमारे पास, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। तो ये हो गया हमारे पास नॉमेनक्लेचर। केमिकल नेम क्या आ गया हमारे पास, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। मेथड ऑफ प्रिपरेशन देखते हैं, मेथड ऑफ प्रिपरेशन क्या है। तो इसका मेथड ऑफ प्रिपरेशन किया जाता है विद द हेल्प ऑफ सोडियम कार्बोनेट, यानी सोडियम कार्बोनेट की हेल्प से ही हम लोग इसका प्रिपरेशन करते हैं। अब ये सोडियम कार्बोनेट कैसे मिलता है, कहाँ से मिला था, आपको याद कीजिए। हमने जब बेकिंग सोडा को गर्म किया था, तो बेकिंग सोडा को गर्म करने के बाद हमको क्या मिला था, सोडियम कार्बोनेट मिला था। अब यहाँ पर जो सोडियम कार्बोनेट मिलता है उसके अंदर कुछ इंप्योरिटीज होती हैं। इन इंप्योरिटीज को दूर करने के लिए क्या काम किया जाता है, इस सोडियम कार्बोनेट को फिर से पानी के अंदर डिसॉल्व किया जाता है, और डिसॉल्व करने के बाद फिर प्रोसेस की जाती है, उस पानी को इवेपोरेट किया जाता है। और किसी भी सब्सटेंस को पानी के अंदर डिसॉल्व करके, जब इवेपोरेट करते हैं, ताकि इवेपोरेशन के बाद अपने को क्रिस्टल मिल सकें, इस प्रोसेस को बोलते हैं क्रिस्टलाइजेशन। क्या बोलते हैं इस प्रोसेस को, क्रिस्टलाइजेशन। तो यहाँ पर जब आप NaHCO3 को गर्म करने पर ये जो Na2CO3 मिलता है, इस सॉल्यूशन को जब इवेपोरेट किया जाता है, तो यहाँ पर जो आपको Na2CO3 के क्रिस्टल मिलते हैं, इनके अंदर इंप्योरिटीज होती हैं। अब इन इंप्योरिटीज को दूर करने के लिए क्या काम किया जाता है, इस Na2CO3 यानी सोडियम कार्बोनेट को फिर से पानी के अंदर डिसॉल्व किया जाता है और फिर से क्रिस्टलाइजेशन किया जाता है। इस प्रोसेस को बोलते हैं रीक्रिस्टलाइजेशन। ठीक है, समझ में आया होगा आपको। रीक्रिस्टलाइजेशन का मतलब क्या, कि एक बार क्रिस्टलाइजेशन हो चुका था, लेकिन उस क्रिस्टलाइजेशन से क्योंकि प्योर कंडीशन में अपने को सोडियम कार्बोनेट नहीं मिला, उन इंप्योरिटीज़ को दूर करने के लिए हमने क्या काम किया, फिर से पानी में डिसॉल्व किया, फिर से क्रिस्टलाइजेशन की प्रोसेस को दोहराया। इसलिए प्रोसेस क्या कहलाती है आपकी, रीक्रिस्टलाइजेशन। तो सोडियम कार्बोनेट का जब रीक्रिस्टलाइजेशन कराया जाता है, यानी पानी के अंदर डिसॉल्व करके फिर से पानी को इवेपोरेट किया जाता है, उस दौरान क्या होता है, जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं उनके 10 मॉलिक्यूल सोडियम कार्बोनेट के एक मॉलिक्यूल के साथ कंबाइंड स्टेट में आ जाते हैं, और कंबाइंड स्टेट में आने के बाद फॉर्मूला बना देते हैं सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। और ये सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट जो है, इसी को हम लोग वॉशिंग सोडा के नाम से जानते हैं। तो आफ्टर रीक्रिस्टलाइजेशन, रीक्रिस्टलाइजेशन का मतलब आपको समझ आया होगा, सोडियम कार्बोनेट जो हमें स्टार्टिंग में मिलता है क्योंकि वो इम्प्योर होता है, प्योर करने के लिए फिर से पानी के अंदर डिसॉल्व करके क्रिस्टलाइजेशन की प्रोसेस को हम रिपीट करते हैं। ये प्रोसेस रीक्रिस्टलाइजेशन है। रीक्रिस्टलाइजेशन के दौरान 10 वाटर मॉलिक्यूल्स सोडियम कार्बोनेट के साथ कंबाइंड हो जाते हैं और फॉर्मूला तैयार होता है हमारे पास सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, जिसको हम लोग वॉशिंग सोडा के नाम से जानते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं यूजेस क्या है हमारे पास। तो जो वॉशिंग सोडा है, इसका इस्तेमाल हम लोग ग्लास और पेपर इंडस्ट्री के अंदर करते हैं। एक और चीज़ है हमारे पास, डिटर्जेंट इंडस्ट्री जो है उसके अंदर वॉशिंग सोडा का इस्तेमाल होता है। ये नाम ही पड़ा है वॉशिंग सोडा। ये नाम क्यों पड़ा है, क्योंकि जो मेन इसका जो कंपोनेंट है, क्योंकि ये हार्ड वाटर को भी किस में कन्वर्ट कर देता है, सॉफ्ट वाटर के अंदर कन्वर्ट कर देता है। आपने ये सुना होगा, छोटी क्लासेस में भी बताया जाता है कि जो हार्ड वाटर होता है हमारे पास, उसके अंदर ये नेचर होता है कि वहाँ पर सोप काम नहीं करता। अगर आप साबुन का इस्तेमाल करेंगे, आप चैप्टर नंबर 4 में भी आपको पढ़ाया जाएगा, छोटी क्लासेस में भी ऑल्दो ये आ जाता है, 7th 8th क्लासेस में पढ़ाया जाता है इसके बारे में, क्लींजिंग ऑफ सोप। तो अगर आप सोप की क्लीनिंग हार्ड वाटर के साथ में करते हैं तो वहाँ पर आपका सोप काम नहीं करता, लेकिन अगर आप डिटर्जेंट का इस्तेमाल करते हैं तो डिटर्जेंट वहाँ पर काम करता है। यानी हार्ड वाटर को सॉफ्ट वाटर में कन्वर्ट करने का भी काम क्या करता है आपका वॉशिंग सोडा। इसलिए डिटर्जेंट इंडस्ट्री में हम लोग वॉशिंग सोडा का इस्तेमाल करते हैं। तो डिटर्जेंट जो है आपका सॉफ्ट वाटर और हार्ड वाटर दोनों पर ही काम करता है। लेकिन अगर आप सोप मार्केट से लेके आएंगे तो वो क्लींजिंग एक्शन अपना शो करेगा सिर्फ सॉफ्ट वाटर के साथ, हार्ड वाटर के साथ में वो किसी भी तरीके का क्लींजिंग एक्शन शो नहीं करेगा। वहां पर आपको किसका इस्तेमाल करना पड़ेगा, डिटर्जेंट का इस्तेमाल करना पड़ेगा। और डिटर्जेंट क्यों कर पा रहा है ऐसा, क्योंकि उसके अंदर क्या मिक्स है आपका वॉशिंग सोडा मिक्स है, जो कि हार्ड वाटर को सॉफ्ट वाटर में कन्वर्ट कर देता है। तो डिटर्जेंट इंडस्ट्री में
हम लोग मेनली इसका इस्तेमाल करते हैं। और मैंने आपको बता ही दिया ये लास्ट पॉइंट जो है कि जो हमारे पास हार्ड वाटर होता है उसको सॉफ्ट वाटर में कन्वर्ट करने का भी कौन काम करता है, आपका वॉशिंग सोडा। तो ये रहे हमारे पास दो अलग अलग तरीके के कंपाउंड। आज हमने पढ़ा बेकिंग सोडा और वॉशिंग सोडा के बारे में। अब इसका जो नेक्स्ट यानी कि लास्ट लेक्चर आएगा इस पर्टिकुलर चैप्टर का थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से, और उसके बाद हम लोग एनसीईआरटी के एक्सरसाइज क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो लास्ट जो अभी नेक्स्ट लेक्चर आएगा उसके अंदर बाकी के बचे हुए दो टॉपिक यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस और वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, इन दोनों को मैं कवर करने वाला हूं। इसी के साथ आपका ये जो थ्योरेटिकल पोर्शन है इस चैप्टर का फिनिश हो जाएगा। फिर हम लोग एक या दो वीडियो लेक्चर की सीरीज लेके आएंगे जिसमें एनसीईआरटी के एक्सरसाइज के क्वेश्चंस भी आपको कंप्लीट सॉल्व करा दिए जाएंगे। इसी तरीके से इस चैनल को सपोर्ट करते रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कर दिया कीजिए। थैंक यू वेरी मच।